जहाँ पर रियल स्टेट की बात आती है ना, वहां पर एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं, क्या एनआरआईज इंडियन रियल स्टेट से हाथ खींच रहे हैं? क्या वो अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं? क्या एनआरआईज डर गया है? क्या एनआरआईज को वो रिटर्न नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? और इस टाइप के कितने ही सवाल हैं जो हर एक इंसान के मन में हैं, इवन रियलिटर्स के मन में भी आ रहे हैं, जो नए नए बच्चे भी आते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? एनआरआई मार्केट का हमारी इंडियन रियल स्टेट पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, किन कंपनीज के थ्रू करते हैं, किस ब्रांड के साथ जाना पसंद करते हैं, इन्हीं सारी बातों को लेकर आज हम बात करेंगे। एंड मेरे साथ आज हैं मेरे गेस्ट हैं प्रतीक मोंगा, जो कि रियल स्टेट में काम कर रहे हैं एनआरआईज मार्केट के साथ। राइट प्रतीक? Right. I'm really honored to be on this podcast with you, ma'am, because you are almost a धुरंधर of real estate. थैंक यू सो But मच। जब आपने टॉपिक दिया ना मुझे NRI का, तो I was very curious to discuss on this topic, क्योंकि this NRI market is a treasure for real estate, क्योंकि इसमें गुड़गांव या पूरे दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूं तो 10 से 20% का डेटा होगा जितने एनआरआईज यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। बट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बिल्डर्स की अगर हम बात करें तो उनको पेमेंट्स की कभी दिक्कत नहीं होती। एनआरआईज आर ऑलवेज फंडेड, और हमेशा आपने सुना होगा, अब तो डीएलएफ और अदर ब्रांड्स की बात करूं तो एनआरआईज का एक स्पेशल कोटा होता है। एग्जैक्टली। जैसे इन्होंने डीएलएफ प्रेवाना निकाला तो दे हैड अ स्पेशल सेपरेट कोटा फॉर एनआरआईज, क्योंकि इन्हें पता है एनआरआईज को सर्व करना इज वेरी गुड। क्योंकि हम अगर करेंसी देखें अपनी इंडियन, तो एनआरआई में अगर सिर्फ यूएस की बात करूं तो डॉलर इज ट्रेडिंग वेरी हाई फॉर दोज पीपल। तो लोग एनआरआईज क्या करते हैं, बाय इंडिया में करते हैं, कमाते वहां है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये इंडियन रियल्टर्स के लिए और इंडियन डेवलपर्स के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी मातृभूमि में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। सही बात है। कभी भी जा लो, आप कहीं पे भी रह लो, बट एंड में आना तो आपको अपने घर में ही है। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट कई बार जैसे बहुत सारे एनआरआई जब हमसे बात करते हैं ना, मेरे से जब करते हैं, तो वो कहते हैं इंदु चाहे कुछ भी हो, आना मुझे वही है। तो एक घर मैं लेना चाहता हूँ जहाँ पर मैं घर वापसी इंडिया आने के बाद में रह सकूँ अपने घर में। तो उस टाइप की मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, या मुझे अपने बच्चों के लिए करके रखना है, तो उनका फर्स्ट चॉइस रहता है अपने देश में इन्वेस्टमेंट करना। मैम, इसमें ना एक और फैक्टर है इमोशंस। हाँ। क्योंकि आप रियल एस्टेट जब लेते हैं, इट्स अ टैंजिबल प्रोडक्ट, एंड दिस टैंजिबल प्रोडक्ट कम्स विद इमोशंस। तो ये बात मैंने अपने पॉडकास्ट में करी थी कि वेदर यू शुड ब्रिंग इमोशन व्हाइल इन्वेस्टिंग और नॉट। बट एनआरआईज के लिए इंडियन मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लस एंड यूज मानी जाती है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि अपने बच्चों के लिए हम वहां पे अर्न कर रहे हैं। बट कोई भी अगर आप डेटा उठा के देखें तो ऐसे कितने एनआरआईज हैं जो वहां पर 50, 55, 60 साल तक काम करना प्रेफर करते हैं और वापस इंडिया आ जाते हैं, और वो यहीं पे आराम सुविधाएं सारी एंजॉय करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा प्रतीक, एक बात पूछना चाहती हूँ मैं, हम दोनों को बहुत समय हो गया है, आप मुझे अपने एंगल से बताओ कि इंडियन रियल स्टेट में ऐसा क्या है जो एनआरआईज को अट्रैक्ट करता है हमारे यहाँ पर? मैम, सबसे पहली चीज तो इमोशन, एंड उसके बाद में अगर मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो काफी एनआरआईज ने आज की डेट में बहुत अपने पैसा को डबल ट्रिपल कर चुके हैं, इनफैक्ट 4 टाइम ऑल्सो कर चुके हैं। तो इन एनआरआईज को सबसे बड़ी अट्रैक्शन यहाँ पे रहती है कि जो यहाँ के बिल्डर्स हैं उन्होंने डिलीवरीज दी हैं, तो एनआरआईज को एक ट्रस्ट है इंडियन मार्केट पे कि यार यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। उसका सबसे बड़ा रोल है मैम पॉपुलेशन, क्योंकि गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली एक ऐसा शहर है जो हर एक कैटेगरी को केटर करता है। तो एनआरआई में ऐसा नहीं है कि सारे बिलियनियर्स मिलियनियर्स ही हैं। एनआरआईज भी ऐसे हैं जो साल का हो सकता है 30-40 लाख कमाते हो, और ऐसे एनआरआईज भी हैं जो साल का 2-2, 3-3 करोड़ भी कमाते हैं, एंड इनफाइनाइट। तो बट वो 30-40 लाख वाला बंदा भी इंडिया में ही लगाना चाहेगा, भले वो 50 लाख की चीज ले ले। बिल्कुल। तो एक आई वुड से एनआरआईज को इंडियन मार्केट पे ट्रस्ट और एक लॉन्जिविटी दिखती है। और कहीं ना कहीं आरओआई भी, देखो मुझे ऐसा लग रहा है इंडियन रियल स्टेट में आरओआई बहुत अच्छी निकल कर आती है, रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं, आप कमा लो कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट दुबई, अगर हम लोग जनरली एक बात करें,
तो दुबई में बंदे को रिटर्न्स तो मिल जाएंगे, आपको रेंटल मिल जाएंगे, बट प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं करती, जस्ट बिकॉज वहां पर एक न्यू लोकेशन आ जाती है ना, और फिर लोग वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, बट आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, रेट वहीं पे रहेंगे जब आप रीसेल की तरफ जाते हो। बट इंडियन मार्केट में स्पेशली अगर आप रीसेल करते हो तो बहुत अच्छे खासे रिटर्न जो है एनआरआईज लेकर निकलते हैं, नहीं? और जबकि मैम दुबई को हम देखें, अभी तो मैं वॉर वाला फैक्टर हटा देता हूँ, दुबई इज अ बाइंग मार्केट राइट नाउ, क्योंकि लोगों को एग्जिट नहीं मिल रहा। और एग्जिट इसलिए नहीं मिल रहा, आपने बहुत सही बोला कि हर 2 दिन में एक नया लॉन्च आ जाता है सीरियसली। तो उस वे में मैम अगर हम देखें तो दुबई में लोगों को रिटर्न्स इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि एवरी डे देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट। सेकंड, इट्स अ ग्लोबल मार्केट, एंड ग्लोबल मार्केट होने के बाद भी लोगों को रिटर्न्स नहीं, एग्जिट नहीं मिल रहा। वेयर एज आप इंडियन मार्केट देखोगे, इसका कैटेगरी जो इसके बायर हैं वो सिर्फ इंडियन है, और उस इंडियन में भी ट्रांजेक्शंस है, लोगों को एंट्री भी है, एग्जिट भी है और रिटर्न्स भी है। बस एक ही चीज है एनआरआईज को ध्यान में रखनी चाहिए, दैट इज पेशेंस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो एनआरआईज रहते हैं ना, दे आर स्मार्ट इनफ कि वो हमारी इंडियन मेंटालिटी से भी ज्यादा स्मार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि जब वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं ना प्रतीक, मतलब जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, वो पेशेंस के साथ ही करते हैं। उनका गोल ही रहता है कि एंड तक जाना है मुझे, है ना। जो हमारे इंडियन बायर्स हैं, इवन अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर पेशेंस नहीं है, इसीलिए वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वो इसलिए पेशेंस नहीं है क्योंकि उनको ना डेली न्यूज नहीं, उन एनआरआईज को डेली न्यूज नहीं दिखती कि आज एक और लॉन्च आ गया, कल फिर एक और लॉन्च आ गया। तो एनआरआईज के केस में क्या होता है कि उनका एक रियल्टर होता है, एंड दे हैव अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक ब्रांड्स जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ, एक एनआरआई डीएलएफ में लगाता है तो वो डीएलएफ के हम लिए हमेशा आई रखेगा, he'll be open for DLF, जब DLF का लॉन्च आएगा मुझे बता देना। या वो बात करें शोभा, सेंट्रल पार्क, DLF, गॉडरेज, ये 4 उसके ब्रांड्स होते हैं, उसी के बारे में दे कीप ऑन स्टडिंग एंड रिसर्चिंग कि जब आएगा मैं लगाऊंगा। बट इंडियंस इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं, एंड व्हाई दे आर सो इम्पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेड डेवलपर की भी न्यूज आ रही है, बी ग्रेड डेवलपर की भी न्यूज आ रही है, सी ग्रेड डेवलपर की भी न्यूज आ रही है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, वो सॉन्ग नहीं है 3 इडियट वाला, वही बात हो रखी है। और सबसे बड़ी बात प्रतीक जो मुझे लगता है कि वो ना कहीं एक फ्रॉड नहीं होते उनके साथ में। मैं आपको बता दूं, 2 साल पहले की बात है, अभी जस्ट बिफोर दिस पॉडकास्ट मैंने आपको बताया भी था, एक एनआरआई से मेरी बात हुई थी, एंड उनको ना यहाँ पर किसी ने फ्रेश की मैं बात कर रही हूँ, अकाउंट के अंदर दूसरा लिंक दे दिया गया और वो कंपनी के अकाउंट में ना जाकर उनके अकाउंट में पैसा आया, एंड उसके बाद वो ब्लॉक हो गए थे। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। और मेरे तो खुद के, मैंने कहा सर आप तो इतने, मतलब आप वहां रहते हो और ये सारी चीजें आपके साथ कैसे हो गया? बट पता है पीपल आर, मतलब लोग रेडी हैं मूर्ख बनाने के लिए हमारे यहाँ पर स्पेशली, बट हाँ बनना नहीं चाहिए ऑब्वियसली। तो ये भी चीजें रहती हैं। तो प्रतीक आप मुझे एक बात बताओ, इन चीजों से किस तरीके से एक एनआरआई या बाहर देश विदेश में जो लोग रहते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हमें भी गुड़गांव रियल एस्टेट कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? उनको ट्रस्ट उस पे करना चाहिए जो उनका ऑलरेडी सीजन्ड रियल्टर हो। और मैम एक और चीज जो हर एक ऑनलाइन क्लाइंट के लिए बाद में जाके प्रॉब्लम बनती है, दैट इज ओवर रिसर्च। क्योंकि जो बंदा एनआरआई ऑनलाइन बैठा है, वो ऑनलाइन जाएगा, 4 प्रोजेक्ट सर्च करेगा, उसके बाद 10 ब्रोकर्स के कॉल आएंगे। जब उनको 10 ब्रोकर के कॉल आएंगे तो उनको शॉर्टलिस्ट करना है कि हु इज द राइट वन, और फिर उस राइट वन के साथ स्टडी करने, उसके टेस्टिमोनियल्स देखने की उन्होंने अभी तक क्लाइंट के कैसे डील करी है, उनकी R&D करना, बैकग्राउंड चेक करना, तब जाके मैम उनको गो हेड करना चाहिए। कुछ एनआरआई स्मार्ट भी होते हैं, जो मैं कहता हूँ होने भी चाहिए, क्योंकि हर एक इंडियन का मैम, हर एक इंडियन के रूट्स तो इंडिया में ही है। तो वो क्या करते हैं कि उन्हें अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी है तो उनका चाचा, ताऊ, मामा, कजन कोई ना कोई यहाँ रहता है, तो वो फिर वो प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लेते हैं, वो उस क्लाइंट से, वो उस चैनल से जाके मिलाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, तो उनका फर्स्ट लेवल क्लियर हो जाए कि यार ओके, माय कजन हैज टेस्टेड दिस चैनल पार्टनर एंड दिस ब्रांड एंड द प्रोडक्ट। क्योंकि एनआरआईज के लिए प्रोडक्ट सबसे लास्ट होना चाहिए, जो मैं सजेस्ट करता हूँ। ब्रांड एंड प्रोडक्ट शुड बी लास्ट। तो वो ऑलरेडी स्मार्ट इन्वेस्टर्स करते हैं मैम। तो जो नहीं है स्मार्ट, वो स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि आपके कोई भी अगर रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं तो उनसे पहले प्रॉपर्टी वेरीफाई कराइए, उससे पहले वो चैनल को वेरीफाई कराइए कि हाउ इज दैट चैनल पार्टनर इज, कि बैकग्राउंड स्टडी क्या है, बैकग्राउंड चेक करे, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करो। फिर इन्वेस्टमेंट के भी मैम बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं,
यू हैव टू हैव आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि बहुत एनआरआईज है जो अपनी सिटीजनशिप सरेंडर्स कर चुके हैं। तो ऑल्दो दे आर नॉट नोन एज एनआरआई नाउ, बट जो एनआरआई है उनको पैन कार्ड, आधार कार्ड और एनआरओ अकाउंट होना चाहिए, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो आपके उसमें होने चाहिए। और अब तो सरकार नॉर्म भी लेके आ चुकी है कि अगर आप यहाँ पे अपना टैक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इफ यू ब्रिंग टू इंडिया। ये भी एक फैक्टर है जो हमारी इंडियन रियल एस्टेट को एक और ग्रोथ देगा मैम। अभी बहुत सारी एक सवाल भी आ रहा था लोगों के मन में कि एनआरआईज गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मैम ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्रांड्स की बात करो तो उस ब्रांड में जो मैंने 20% रेशियो बोला था वो ऑलमोस्ट 40 से 45% चला जाता है अगर मैं स्पेसिफिक ब्रांड्स की बात करूँ। सबसे बड़ा मैम डीएलएफ, शोभा, गोदरेज, सेंट्रल पार्क में भी लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट करी, बट वहां पे ऑलमोस्ट 10% का रेशियो होगा। तो इन्वेस्टमेंट मैम आज से अगर मैं 2 साल पुराना डेटा उठाऊं तो काफी इन्वेस्टमेंट्स एनआरआईज की इंडिया में आई हैं। बिकॉज अगर मैं डेटा की बात करूं तो आज भी यू ड्यू टू वॉर, जब वॉर होती है ना मैम तब सबको ना अपना देश याद आता है। हाँ। तो मैंने देश बोला क्योंकि ये थोड़ा इमोशनल होता है, तो सबको अपना देश याद आता है, तो सब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस वे में मैम इन्वेस्टमेंट हो रही है। आज भी दुबई में मार्केट काफी डाउन है, बट लोगों को एक चीज पता चली है कि दुबई इज टोटली बेस्ड ऑन टूरिज्म, whereas India is not only about tourism, it's about population, it's about economic growth, and it's about builders. क्योंकि मैं अगर सिर्फ गुड़गांव की बात करूं, मैं गुड़गांव को एक मंडी मानता हूँ। गुड़गांव एक रियल एस्टेट मंडी है मैम। जब एक सब्जी लेने आप जाते हो, यहाँ पे फल नहीं समझ आया तो अगले फ्रूट बार्गेन करते हो, फिर वहाँ फ्रूट समझ नहीं आया वहाँ बार्गेन करते हो। बिल्कुल। तो उस में मैम यहाँ पे इस मंडी में हर एक इन्वेस्टर को और एक एंड यूजर को वॉल्यूम में ऑप्शंस मिलते हैं। तभी गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो हर एक कैटेगरी को केटर कर पाता है। तो मैम इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं है एनआरआईज नहीं कर रहे, बहुत एनआरआईज है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और पूरे ओवरऑल रियल एस्टेट की बात करूं गुड़गांव की ब्रांड्स की, तो इन टोटल 20 से 30% का एवरेज रेशियो है जहां पे एनआरआईज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक और रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे थे आज से 2 साल पहले, जो बैक टू बैक हो रहे थे, तो बिल्डर्स ने क्या करा, सिर्फ गुड़गांव मार्केट एंड कैश करी, दिल्ली एनसीआर मार्केट एंड कैश करी। उनको अब ये समझ आ गया कि दिल्ली एनसीआर मार्केट से जूस निकल चुका है। हाँ। तो उस टाइम पे किसी ने एनआरआई को प्रमोट नहीं करा क्योंकि उनका माल तो दिल्ली एनसीआर से बिक रहा था। अब जब दिल्ली एनसीआर मार्केट उनकी एग्जॉस्ट हो गई है तो दे हैव स्टार्टेड टैपिंग एनआरआईज नाउ, क्योंकि एनआरआईज को तब तक मार्केटिंग ही नहीं होती थी। एनआरआईज को पता ही नहीं होता कि कौन सा लॉन्च आया कौन सा नहीं आया, क्योंकि उन तक वो मार्केट रीच ही नहीं जा रही। नहीं, लेकिन पता सारा कुछ है। एनआरआईज भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं ये बहुत। तो है, आपके तो काफी फॉलोअर्स हैं। अच्छा, पता मुझे पर्सनली क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि एनआरआईज इवन और ज़्यादा फिल्टर होके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं यहाँ पे दुबई को ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल एक कंपैरिजन की या वो बात आती है तो इसलिए बोल रही हूँ। जैसे अभी वॉर आ रही है तो दुबई इज कंसिडर एज द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री, है ना। अभी जैसे वहाँ पर बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें हुई हैं, थर्ड वॉर को लेकर, तो वही बात है ना, अपने देश में ज़्यादा उनको सेफ्टी लग रही है। इवन अगर हम लोग अभी फॉर एग्जांपल अभी हम लेटेस्ट बात कर रहे हैं जब शोभा का लॉन्च चल रहा है, ट्रस्ट में मुझे इतने सारे एनआरआईज के कॉल आए हैं कि इंदु ये हमें सेफ लगता है एंड वहीं से ईओआई लगा दो, है ना। फिल्टर हो गए हैं, पहले भी थे बट अब और ज़्यादा हो गए हैं। इधर उधर कुछ लिस्टेड में भी ना लगाकर जो ब्रांड है उन्हीं में पैसा लगा रहे हैं। और एनआरआईज मार्केट, एनआरआई जो बाजार है, एनआरआई जो इन्वेस्टर हैं, वो ए ग्रेड डेवलपर के साथ अभी भी जा रहे हैं। जा रहे हैं मैम, आराम से जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि उसके अंदर जो थोड़ा सा बी कैटेगरी वाले जो बिल्डर है, ऑफ कोर्स वो पहले भी नहीं जाते थे, अभी भी नहीं जाएंगे, बट स्टिल हाँ और ज्यादा फिल्टर हो गए हैं अभी सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर। मैम आप एक सिंपल सा फैक्ट देखो कि जो बंदा पैसा लगाता है ना, वो हमेशा डर के पैसा लगाता है। उस डर को हटाने के लिए उनके कुछ चेक्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया, ब्रांड, चैनल पार्टनर, लोकेशन, देन प्रोडक्ट, ये सारी चीजें। तो
कोई भी पैसे लगाता है वो डरता है। तो इसलिए एनआरआई हो चाहे इंडियन नॉर्मल बंदा हो, वो भी एक ब्रांड पे जाना चाहता है। बट उसको जब यहाँ चीज दिख रही है कि बी ग्रेड डेवलपर भी आज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसको ट्रस्ट बन रहा है, तो ही इज ओके टू गो विद बी ग्रेड डेवलपर ऑल्सो। बी ग्रेड डेवलपर पे एनआरआईज नहीं जा पाते क्योंकि वो सिर्फ ऑनलाइन जो डेटा मिल रहा है दे स्टडी ऑन दैट और बी ग्रेड पे लगाते हैं, ए ग्रेड पे लगाते हैं। वेयरएज ऐसे भी आज के डेट में ए ग्रेड ऐसे डेवलपर हैं जिन पे रिटर्न्स नहीं आए, मैं किसी का नाम नहीं देना चाहूंगा, बट उन्होंने तो अपना काम करा मैम, उन्होंने अपनी R&D करी, ब्रांड करा, सब। एक बात और भी है प्रतीक भाई, इसमें एक चीज मुझे जो लगती है, आई एम रियली सॉरी अगेन टू इंटरप्ट यू क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो आप बात कर रहे हो रिटर्न वाली, आई एग्री कि नहीं आए हैं, लेकिन ए ग्रेड डेवलपर में मैं खास करके DLF की बात कर रही हूँ, अगर एक एनआरआई या अगर इंडिया का भी कोई क्लाइंट है और वो DLF में पैसा लगाता है और अगर वो ये सोचता है कि उसको 2 साल में रिटर्न आ जाएंगे, तो वो उनकी गलती है, आप समझो, क्योंकि DLF जैसा जो घोड़ा है ना वो लॉन्ग रन का घोड़ा है, आप समझ रहे हो। DLF से अगर हम ये उम्मीद करेंगे कि वो 2-2.5 साल में आपको 2-3-4 करोड़ का दे देगा, नहीं भाई, नहीं होगा। जब क्लाइंट कहता है ना कि मेरे को आप ये बताओ, मैं कहता हूँ सर पहले आप बताओ कि आपकी क्या क्या चीजें, क्योंकि अगर आप डॉक्टर, लॉयर और टीचर को अपनी चीजें नहीं बताओगे वो आपको गाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे लिए मैं मानता हूँ एक रियल्टर इज अ टॉप ग्रेड कंसल्टेंट फॉर यू। अगर आप उससे कोई भी चीज छुपाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएगी, फिर वो आप आगे रियल्टर को बोलो कि उसने मुझे गलत दिला दिया। हाँ, ये तो डायलॉग होता ही है। तो सीजन्ड रियल्टर हमेशा एक बड़ा क्वेश्चनर लेके बैठेगा आपके साथ में, जिसको आपको आंसर करना पड़ेगा इफ यू आर अ सीरियस बायर। अगर आप वो आंसर नहीं कर रहे तो यू आर नॉट अ सीरियस बायर, यू आर जस्ट डूइंग द R&D। तो उस वे में मैं तो ये बोलता हूँ मार्केट में कि ऐसा टाइम आने वाला है, ऑल्दो ये अब आएगा, कि रियल्टर चार्ज करेंगे कॉल का कि सर मैं आपको अपनी R&D दे रहा हूँ। ये टाइम आने वाला है क्योंकि बहुत ऐसे रियल्टर हैं जो छट जाएंगे जिन्होंने 0.25, 0.2, 0.1% में काम करा है और क्लाइंट का वो फोन नहीं उठाते। तो जब क्लाइंट फंसेगा, आपने नोटिस करा होगा सेलर हमेशा ब्रोकरेज ज्यादा क्यों देता है? हाँ, क्योंकि सेलर फंसा हुआ है। बिल्कुल। सेलर आपको लैंडिंग क्यों देता है? क्योंकि ही इज इन पेन, ही वांट सॉल्यूशन। बट जब आप घर खरीदते हो तब भी आपको रियल्टर एक सोल्यूशन दे रहा होता है, बट उस सोल्यूशन की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो वैल्यू नहीं करता। फिर वो कहता है आपने कुछ करा ही नहीं है, आपने मेरा फोन उठाया और आप मेरे से ब्रोकरेज ले रहे हो, आपने तो कुछ करा ही नहीं है। सर आप मेरी फेस वैल्यू पे क्यों ले रहे हो बताओ? बिल्कुल, क्योंकि आपको लगता है ना मैंने R&D करी है, मैंने प्रोडक्ट को जाना है, मैं टॉप मैनेजमेंट को जानता हूँ। आपको पता है मैम, देयर आर मेनी बिल्डर्स जिनके ऊपर आपने आज तो घर ले लिया, आपने बेच दिया, अगर आपके बिल्डर में बातचीत नहीं है तो घर उसको 5 साल में मिलना है। 5 साल में बहुत सारी चीजें हो जाती है मैम। अगर उसकी फंड शॉर्टेज है, उसको हेल्प चाहिए टाइम एक्सटेंशन की, अगर आपकी बातचीत है और वो ब्रांड आपके साथ कोऑपरेटिव है तो आप अपने क्लाइंट को ना एक्सटेंशन भी दिला सकते हो। बिल्कुल। तो ये एक रियल्टर की जॉब है। अगर वो कोई बिल्डर का काम कर रहे हैं तो पहले तो उस बिल्डर के यहाँ उसकी बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एनआरआई बोल दे यार आज मुझे एग्जिट लेने, मेरे पास पैसे नहीं है और एग्जिट भी नहीं हो रहा, बिल्कुल, तो आप क्या करोगे? आप बिल्डर पे जाओगे, टॉप मैनेजमेंट पे जाओगे, सर मुझे टाइम एक्सटेंशन दे दो, मेरा यूनिट बायबैक कर लो। मुझे पता था कि क्लाइंट के पास पैसे नहीं भी होंगे, मैं उसको मैं आपको क्या लगता है बिल्डर ऐसे ही बायबैक कर लेता है? नहीं, उसको विजन दिख रहा है आगे, उसको पता है आगे मैं इतने में बेच दूंगा। बिल्डर को विजन दिखा, आपने सही बोला, इसलिए उसने बायबैक करा, बट उसने हर यूनिट बायबैक नहीं करा। ऑफ कोर्स जो प्रीमियम है जिसमें आगे वो बेच सकता है वही बेचे, वही करेगा। तो मैम वहाँ पे बातचीत थी, जो इंडियंस बोलते हैं जी आपके भाई की बातचीत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर हम बात करते हैं, और ये मैं सवाल जवाब नहीं कर रही, हमारा एक हेल्दी डिस्कशन है, पहले तो मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि एनआरआईज खास करके रेजिडेंशियल में ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि एट द एंड हमारे हाथ में चीज आ जानी है। मेरे हाथ में एक देसी भाषा में ताला चाबी आ जाएगा मेरे हाथ में। बट इफ वी टॉक अबाउट कमर्शियल, है ना, तो कमर्शियल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग गुड़गांव की कमर्शियल की बात करते हैं तो बहुत सारे कमर्शियल एक ब्लेंडर बन के रह गए हैं। इंडियन मार्केट तो फिर भी झेल लेता है, वो तो भाई अगर मान लो सॉरी मतलब इंडिया का बायर है वो तो फिर भी जाकर देख लेगा, उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो नहीं जाते कमर्शियल की बाजार में ज्यादातर, चाहे आप उनको 10% का रिटर्न दे लो चाहे कितने का भी दे लो। और मुझे ऐसा लगता है कि जाना भी चाहिए रेजिडेंशियल की तरफ। ये बात है मैम, गुड यू रेज दिस कमर्शियल फैक्ट, क्योंकि कमर्शियल आपने बोला ना इंडियन जाके देख लेगा,
देख के करेगा देख क्या? कभी क्या करेगा? देख के करेगा क्या? एसपीआर रोड पे कितने सारे कमर्शियल है, वो तो मैम देख ही रहे हैं। उसमें भी जो आपने रेजिडेंशियल कमर्शियल बोला, देयर इज अ रेशो। 10% एनआरआई है जो कमर्शियल लगाता है, 90% रेजिडेंशियल लगाता है। रेजिडेंशियल हर चीज का रेशियो है। अब मैं कमर्शियल की बात करूं, आज की डेट में कमर्शियल फ्लॉप क्यों खड़े हैं? लीजिंग नहीं है? नहीं, क्यों? दीज क्यों? आर I mean, क्या? दीज आर प्री मेच्योर डिलीवरीज। हाँ, कह सकते उसकी हैं। डिलीवरी एसपीआर पे आज काम चल रहा है रोड का, आज अपार्टमेंट बनने स्टार्ट हुए हैं, 2 साल आपने पहले हो कमर्शियल गई पहले थी। को खड़ा कर 2 दिया। साल पहले हो गया था शायद। हाँ, 3-4 साल से बन के वहाँ पे ready है, खाली है। रेजिडेंशियल है ही नहीं। दोज आर घोस्ट प्रॉपर्टीज नाउ। अब आपने कमर्शियल बनाया, उसको कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूम को, हाँ, सही आप बात। बात करो, मैं मेरे से सेक्टर 69 की, किसी ने सोचा था वहां पे कमर्शियल लगाए? वो बेवकूफ थे, नहीं लगाए जिसने। हाँ। उसके आसपास ट्यूलिप भरा पड़ा है ट्यूलिप का, बसी हुई है, बिल्कुल सब कुछ बसा हुआ है। आज 3 रोड से वहाँ पे रीच डेवलपर का हाँ। जगह नहीं मिलती। And उन्होंने आज कहा का एपिक पूरा इतना अच्छा चल Epic गया। अच्छा बन गया है। एपिक ने जो इंफ्रा बनाया वो भी बहुत सुंदर बनाया, ब्रांड भी आ ही रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि मैम कमर्शियल में जब कोई लीजिंग होती है, ब्रांड हमेशा देखता है, आप ब्रांड है, वो ब्रांड अपनी थर्ड पार्टी R&D कराता है कि उस आसपास रेडियस में बसावट कितनी है। बसावट कितनी। तब वो ब्रांड वहां पे जाता है। ये थोड़ी कि बिल्डर ने बोल दिया और वो ब्रांड आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता मैम। कमर्शियल में हमेशा R&D करी जाती है। कमर्शियल आप लो, गैलेरिया ले लो, आज नहीं चल रहा, चल रहा है। क्यों? उसके आसपास बसावट है पूरी। गोल्ड रोड पे आपको लग रहा है समिट प्लाजा चलेगा? नहीं चलेगा, अभी तो नया आने वाला है। बस पूछो तो मत। अब एक और चीज इसमें स्मार्ट मूव देखो, हर चीज के पीछे R&D है। DLF अपना कमर्शियल कभी नहीं बेचता, नहीं बेचता। DLF को पता नहीं है कि ROI कितना आएगा, क्योंकि DLF अपना बसी हुई जगह में कमर्शियल लेके आता है। आपको पता है क्या, ये किसी को नहीं पता होगा, एम्बियंस मॉल जब बिका था, जब बना स्टार्ट हुआ था, एम्बियंस मॉल की 20% शॉप्स बिकी थी। उसके बाद उन्होंने बायबैक करी है जबरदस्ती। दे रियलाइज कि ये इतनी हॉट प्रोडक्ट है, हम इसको बेचेंगे नहीं, हम रेंटल कमाएंगे। आज हजारों करोड़ों में उनका रेंटल आता है मैम, गहलोत साहब का, बिल्कुल, सिर्फ एम्बियंस मॉल से। तो कभी भी स्मार्ट कमर्शियल, जो स्मार्ट बिल्डर होगा ना, वो बेचेगा नहीं। गुड ब्रांड जो होते हैं, जिनको पता है कि मुझे अपना मॉल चलाना है बेचने के बाद भी, तो वो लीजिंग अपने पास रखते हैं। तो कमर्शियल में भी देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसमें एक रियल्टर एक ब्रांड को चूज करता है, क्योंकि बेचना इज अ वेरी सिंपल थिंग, उसको मेंटेन करना, मैनेज करना, उस पर रिटर्न देना, दैट्स अ चैलेंज। उसके लिए कोई भी बिल्डर अपने पास अगर लीजिंग राइट रख रहा है, तो मैम वो मॉल चलेगा ही चलेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि जिस बिल्डर के पास लीजिंग राइट नहीं है, उस मॉलों में स्पा खुले हुए हैं तो वो स्पा से चल रहा है। अच्छा प्रतीक, अभी हम बैक टू द NRI टॉपिक पे आते हैं। आप मुझे बताओ कि NRI जो रहते हैं वो इंडिया में किस सिटी में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं? मैम इसका आंसर ना कुछ भी नहीं है। अच्छा। इसका आंसर ये है कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आई वेंट टू सिंगापुर। अच्छा। सिंगापुर में इंडियन जगहों के, मतलब इंडिया में नॉर्थ के भी लोग हैं, साउथ के भी लोग हैं, ईस्ट के भी हैं, वेस्ट के भी हैं। तो अगर आप NRI मार्केट में जाते हो तो वहां मैटर करता है कि इंडिया के किस देश का NRI वहां रहता है। अगर वेस्ट का बंदा है, वो कहेगा मैं मुंबई में ही लगाता हूँ। अगर नॉर्थ का बंदा है, वो कहेगा मैं नॉर्थ में लगाता हूँ। अगर साउथ का, वो साउथ में लगाएगा। तो जो बंदा जहाँ की उसकी रूट्स है वही लगाना चाहेगा। इसके ऊपर एक और स्मार्ट इन्वेस्टर आता है जो कहता है भाड़ में गई मेरी एथनिसिटी, भाड़ में गया मेरी रूट्स, मुझे इंडिया में लगाना है, मुझे पता है, मैं करूंगा R&D। आई विल गो विद द नंबर्स। कौन से? अगर गुड़गांव मार्केट बूम कर रही है, तो चाहे मैं वेस्ट का हूँ, चाहे मैं साउथ को, मैं लगा देगा। तो इसलिए मैम लोग क्या करते हैं, दे ब्रिंग इमोशंस इनटू रियल एस्टेट। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जहां पे इमोशंस आ जाते हैं फॉर इन्वेस्टर, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट हो, वो डाइसी रहेंगी चीजें। तो ऑलवेज गो विद द नंबर्स, नो मैटर फ्रॉम विच एथनिसिटी, फ्रॉम विच जियोग्राफी आप बिलोंग करते हो, ऑलवेज गो विद द नंबर्स। सही बात है। उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप आज पुणे के नंबर अच्छे हैं तो आप पुणे में लगाओ। अगर आज गुड़गांव के नंबर अच्छे चल रहे हैं थैंकफुली, तो आप गुड़गांव में लगाओ। गुड़गांव तो मेरे हिसाब से, जो ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि गुड़गांव जो है ना, वो NRIs की पसंद रहा है।
मैम वो कहीं ना रहा कहीं, है हाँ। और गुड़गांव मार्केट ने प्रूफ भी करके प्रूव दिया। भी करा है, यस। कितने इन्वेस्टर हैं आज कमा के बैठे हैं, वो एग्जिट ही नहीं ले रहे। एनीवेज, फाइनली हम लोगों ने बहुत सारी बातें Right. करी हैं एनआरआईज को लेकर, एंड फाइनली अगर आप कुछ और अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि भाई किन बातों का और ध्यान रखें, या और अपकमिंग ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैम फॉर एनआरआईज मार्केट या ओवरऑल मार्केट भी अगर मैं बताऊं तो एज अ बायर, मेरे लिए बायर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनआरआई हो चाहे वो Indian इंडियन हो, हाँ। नॉर्मल हो। मेरे लिए एक बायर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पैरामीटर एक बायर के लिए है उसके ऊपर बस 2-3 पैरामीटर ऐड होते हैं फॉर एन एनआरआई, जिसमें उनको एक राइट रियल्टर हमेशा चूज करना है। आपने सेंट्रल पार्क की बात करी, सेंट्रल पार्क मार्केटिंग नहीं करता, नहीं करता। तो कितने ऐसे एनआरआई है उनको पता ही नहीं होगा सेंट्रल पार्क, वो न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क सर्च कर लेंगे या वो राजीव चौक वाला सेंट्रल पार्क सर्च कर लेंगे हाँ, सीपी में। हाँ। तो राइट रियल्टर आपके पास हमेशा होना चाहिए टू चूज, वो आपको गाइड करेगा, क्योंकि आप फूल हो जाते हो बिकॉज मेनी पीपल गेट फूल्ड बाय द प्रोडक्ट विच आर गेटिंग मार्केटेड, बट जो आपका रियल्टर यहाँ पे बैठा है यू हैव टू ट्रस्ट देयर वर्ड्स, क्योंकि दैट रियल्टर is not going with in a flow of a marketing product. Exactly. तो तभी आपको लगता है कि जब आप कोई बिल्डिंग देखते हो, आज जब आप इंडिया विजिट करते हैं, आप कहते हो ये प्रोडक्ट कब आया, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग होने से पहले ही वो बिक गया। क्योंकि मैं एक मैथ्स बताना चाहता हूँ, जो आज के डेट में प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, आप भी समझिएगा। 500 यूनिट है, हर एक बिल्डर को सिर्फ 500 यूनिट बेचना है, लेट्स सपोज। बिल्डर बहुत स्मार्ट हो चुका है, दिस पीपल गॉट टू लर्न फ्रॉम गॉडरेज। मैं गॉडरेज की इसमें आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट गॉडरेज ऑन दिस। दीज गाइज सॉरी गॉडरेज एंड डीएलएफ, दीज गाइज न्यू दिस मैथ्स। 500 यूनिट बेचने हैं, उनको अपने 2 ऑप्शन है, या तो 500 ब्रोकर इकट्ठे कर लो, जो एक यूनिट बेचेगा माल सोल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गुड़गांव में कम से कम 25,000 ब्रोकर हैं, जिसमें से 15,000 ब्रोकर रेरा सर्टिफाइड होंगे और बाकी के ब्रोकर होंगे जो नॉन सर्टिफाइड है। तो बिल्डर बड़ा स्मार्ट है मैम, या वो 200-300, आप कोई भी मैच लगा लो, 500 ब्रोकर एक यूनिट लाया, 500 का यूनिट सोल्ड आउट, या 250 ब्रोकर जोड़ने हैं खाली, या 2-2 बुकिंग ला दे एक ब्रोकर, उनका प्रोडक्ट सोल्ड आउट। तो उस केस में ऐसे बहुत प्रोडक्ट्स हैं जिनको मार्केटिंग जरूरत नहीं होती। ऑल दैट डेवलपर रिक्वायर इज अ ट्रस्टेड एंड वैल्यूएबल चैनल पार्टनर फॉर देम। उस चैनल पार्टनर के आगे कस्टमर्स होते हैं जिनको वो इन्वेस्ट कराता है और पूरा प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाता है। तो मेरे लिए एनआरआईज के लिए सिर्फ एक ये टिप रहेगी कि ऑलवेज गो विद द राइट रियल्टर, चूज योर रियल्टर वाइजली एंड देन इन्वेस्ट। क्योंकि आप एक और चीज कर सकते हो, R&D करने से पहले अपने रियल्टर से बात करो, जब वो आपको 3-4 ऑप्शन देगा फिर उस पे R&D कर लो। समझ अगर आ आपको जाता है, समझ आ जाता है जब आगे से ऑप्शन दे रहे हैं तो उनको भी दिमाग है कि ये किस तरफ मुझे लेकर जा रहा है। राइट तो ऑलवेज चूज योर राइट रियल्टर। दिस इज माय एडवाइस टू ऑल द एनआरआईज एंड इंडियन सिटीजंस। एक सलाह मैं भी दे देती हूँ। अब आप सलाह दे रहे हो तो मैं भी दे देती हूँ। बस मुझे ये लगता है कि जो लोग देश विदेश में बैठे हुए हमारी बातें सुन रहे हैं, एंड सबसे पहले तो आप ये बताना कि आपको हमारी कॉन्वर्सेशन कैसी लगी, क्योंकि हम लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं और रॉ कॉन्वर्सेशन आपको दिखा रहे हैं विदाउट एनी एडिटिंग, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बोल कुछ दिया और फिर बाद में कट मार के दे दिया। और मेरी पर्सनल सजेशन ये रहेगी आपको कि गो विद द राइट डेवलपर ऑल्सो, क्योंकि राइट डेवलपर के साथ में आपको एक और भी ट्रांसपेरेंसी रहती है। अगर आप नॉर्मली गुड़गांव के किसी बिल्डर के साथ जाते हो तो इसने 5% दे दिया जी, इसने 6 दे दिया जी, इसने 7 दे दिया। अगर आप एक अच्छे लिस्टेड डेवलपर के साथ जाते हैं, रेप्यूटेड बिल्डर उसके साथ जाते हैं, इवन वो बिल्डर हम सब के लिए भी एक है। आप समझना बात को। अगर मैं डीएलएफ की बात करती हूँ, मैं सोभा की बात करती हूँ, मैं गोदरेज की बात करती हूँ, या एक और मैं सेंट्रल पार्क की भी बात करती हूँ, 1-2 और नाम है जो मैं स्किप कर गई हूँ। ये 5-6 बिल्डर जो है ना, वो हम सब के लिए भी एक है और आपके लिए भी एक है, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी आप वहाँ देख सकते हो। और सिंपल बात है यार, मतलब वही जो प्रतीक ने बोला कि अपना एक राइट रियलिटर चूज करो जो आपको कल को अगर दिलवाने में हेल्प कर रहा है, और अगर किसी रीजन की वजह से आपको इन केस बीच में फंड्स की जरूरत पड़ती है या कुछ भी है, तो आपको रीसेल कराने की भी क्षमता रखता हो, राइट है ना। तो ये चीजें हैं। बाकी एनीवेज बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और आपसे भी बात करके। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी कॉन्वर्सेशन कैसी लगी। थैंक यू।